हेलो बच्चों, 10th क्लास साइंस का लेसन 7वीं का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक संयोजकता, जो कि आगे भी आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा, वो आज सिखाने जा रहा हूं बिल्कुल आसान तरीके से। आप सिर्फ 10-15 मिनट क्लास देखें, आपको ये टॉपिक पूरी तरीके से समझ में आएगा। टॉपिक का नाम है बच्चों संयोजकता, या इसको हम कहते हैं वैलेंसी, इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। तो पहले मैं आपको बताता हूं इस संयोजकता की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं संयोजकता। अगर मैं हाइड्रोजन के आधार पर बताऊं परिभाषा, तो यह बनेगी कि कोई तत्व जितने हाइड्रोजन से जुड़ा होता है वही उसकी संयोजकता होती है। कोई तत्व जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से जुड़ा होगा वही उसकी संयोजकता होगी। जैसे सोडियम एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसकी संयोजकता देखो बच्चों एक ही है। कैल्शियम 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसकी संयोजकता 2 है। एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 3 संयोजकता। सिलिकॉन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो संयोजकता 4। फास्फोरस 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो 3 संयोजकता, ये वाली इसकी अभी मैं बताता हूं बात कहानी। सल्फर 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो संयोजकता 2, और क्लोरीन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो संयोजकता 1। तो ये बात आपको एक तरीके से परिभाषा आ गई कि कोई परमाणु, जैसे सोडियम परमाणु जितने हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा वही उसकी संयोजकता होगी। ये 1 जुड़ा हुआ है तो 1, 2 जुड़े हुए हैं तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 3 तो 3, 2 तो 2, 1 तो 1। एक परिभाषा आपको आ गई। दूसरी परिभाषा सुने आप कि कोई परमाणु जितने ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होगा उससे दुगनी ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या की दुगनी उसकी संयोजकता होगी। जैसे कि आप पहले यहां से समझेंगे इसको, देखो पहले सुन ले दोबारा कि कोई परमाणु जितने ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होगा ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या की दुगनी उसकी संयोजकता होगी। जैसे यहां पर समझें, कैल्शियम कितने ऑक्सीजन से जुड़ा होता है? 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 का दुगना 2, इसका मतलब कैल्शियम की संयोजकता है 2। ठीक है बच्चों, फिर यहां पर आओ, आप पहले ये समझ लिया, आप इसको समझो। यहां पर 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो एक सोडियम के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए? अरे 2 के साथ 1 जुड़ा हुआ है तो 1 को कितना मिला? आधा। आधे का दुगना कितना होता है? 1, तो संयोजकता होगी 1। इसमें समझो कि Al2O3 मतलब 2 एल्यूमिनियम से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो 1 एल्यूमिनियम को कितने ऑक्सीजन मिले? 1.5, आधा 1.5 मिला। ठीक है, अरे 2 एल्यूमिनियम से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो एक एल्यूमिनियम को 3 ऑक्सीजन बांटो तो 1 को कितना आया? 1.5 का दुगना 3, तो संयोजकता होगी 3। यहां पर सिलिकॉन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो 2 का दुगना 4, तो संयोजकता होगी 4। यहां पे देखो फास्फोरस 2 फास्फोरस से 5 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, अरे 2 फास्फोरस से 5 ऑक्सीजन, तो 1 फास्फोरस को कितने ऑक्सीजन मिले? 2.5, 5 का आधा करोगे 2.5 आ जाएगा, तो 2.5 के दुगना किया कितना आया बच्चों? 5। ठीक है, तो इधर सल्फर से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 3 का दुगना 6, तो देखो संयोजकता 6। यहां पर आप देखो कि क्लोरीन जो है 2 क्लोरीन 7 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो 1 क्लोरीन को कितने ऑक्सीजन मिले? 7 का आधा 3.5, और 3.5 का दुगना 7, तो इस तरीके से 7 जो है वो इसकी संयोजकता होगी। तो ऑक्सीजन के हिसाब से क्या परिभाषा होगी कि कोई परमाणु जितने ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा होता है उसका दुगना क्या कहलाता है? अपने पास संयोजकता कहलाती है। हाइड्रोजन के हिसाब से कहोगे तो जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे उतनी संयोजकता होगी। ऑक्सीजन के हिसाब से कहोगे तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या की दुगनी जो है वो संयोजकता होगी। आपको यहां पर समझना आसान है क्योंकि 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो दुगनी 2, 2 जुड़े हुए हैं तो 4, 3 जुड़े हुए हैं तो 6। लेकिन जहां पर ये Na2O है वहां पर O को पहले 1 Na को बांटो, कितना आया? 1 को आया आधा, आधे का दुगना 1। 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो 1 एल्यूमिनियम का कितना आया? 1.5 का दुगना 3। इसी तरीके से 1 फास्फोरस को 2 फास्फोरस से 5 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं तो 1 फास्फोरस को कितने ऑक्सीजन मिले? 2.5, 2.5 का दुगना 5, तो संयोजकता होगी 5। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन के हिसाब से संयोजकता पता लग गई, ऑक्सीजन के हिसाब से संयोजकता पता लग गई। फिर आप देखो कि संयोजकता का निर्धारण ना किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और एक चीज और देखें कि एक वर्ग में एक ही वर्ग है, चाहे पहला है, दूसरा है, 5वां है, 15वां है, कोई है, एक वर्ग के तत्वों की सभी तत्वों की संयोजकता समान होगी। संयोजकता क्या होगी बच्चों? समान, एक ही वर्ग के। जैसे मान लो ये पहला वर्ग है,
पहला वर्ग के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इनकी संख्या संयोजकता एक ही होती है। हेलिना की रब से फरियाद। पहले वर्ग के अंदर जो तत्व है हेलिना की रब से फरियाद, हमने सोडियम ले लिया, चाहे लिथियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, सीजियम ले लो, रुबिडियम ले लो, सारों की संयोजकता कितनी होगी बच्चों? एक ही होगी। ठीक है, एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होगी? एक ही होगी। और दूसरे वर्ग में जितने भी है, ये तो मैंने कैल्शियम ले लिया, आप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, जो मर्जी ले लो, उन सब की संयोजकता कितनी होगी बच्चों? दो ही होगी। दूसरे वर्ग वालों की दो होगी। पहला वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग हो गया। 13वें वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। 14वें के 4, 15वें के 5, 16वें के 6, 17वें के 7, 18वें के 8 होते हैं, वो मैंने अभी लिखा नहीं है। तो अब 13वें के 3 है तो इसके 3 और इनकी सारों की संयोजकता 3। 14वें के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन तो इनकी सारों की संयोजकता 4। लेकिन अब यहां से 15वें से कहानी बदलेगी बच्चों, 15वें से कहानी बदलेगी। देखो 15वें के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 तो संयोजकता मान ही लो, एक तो भाई 5 होगी। एक इसके 16वें के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 संयोजकता तो मान ही लो। 17वें के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 संयोजकता तो मान ही लो। अब समस्या बच गई 3, 2 और 1 की। तो आप क्या करोगे, इसको बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो तो ये स्थायी होता है। ठीक है, तो 8 में से 5 घटाओ तो कितना उत्तर आया बच्चों? 3। तो इसका मतलब है एक तो इसकी 5 संयोजकता होगी और एक क्या होगी? 3 होगी। और इसके 8 में से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दो। 8 में से बाह्यतम कोश में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। घटा दो, कितना आया? 2। तो एक इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इसके 8 इलेक्ट्रॉनों में से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा दो। 8 माइनस 7 कितना आया? 1। तो इसलिए एक संयोजकता होगी। ठीक है, तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी उतनी ही संयोजकता होती है। 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6 और 7 तो 7। लेकिन इसमें 5 से 7 के बीच में एक और देख लेना कि इनको 8 में से घटाना है, जितना बचा एक एक संयोजकता वो भी हो सकती है। इसकी 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो इसकी संयोजकताएं निकाल सकते हैं। ये बात होगी बच्चों संयोजकता की। अब आपके पास वर्ग कुल कितने हैं? एक वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता एक जैसी होती है। ठीक है, कुल वर्ग कितने हैं? 18। तो 1, 2 आगे और 13 से 17 आ गया, तो कौन बच गया? 18वां। एक 18वां वर्ग बच गया। 18वें वर्ग की बात समझो बच्चों कि 18वें वर्ग की संयोजकता होती है 0। क्या होती है? 0। मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जुड़ता नहीं है, सामान्यतः नहीं जुड़ता है, तो इसलिए 18वें वर्ग की संयोजकता होती है 0। ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 से 1, 2 हो गया, 13 से 18 हो गए। अब बचे कौन से? बचे हमारे पास वर्ग तीसरे से 12वां वर्ग बच गए। वर्ग 3 से 12 बच गए, क्योंकि 1, 2 हो गया, 13 से 18 हो गए। अब जो 3 से 12 वर्ग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? या तो हम इनको कहते हैं लेंथेनाइड, या तो 13 से 12 वर्ग को हम कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। कौन से तत्व कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व। या हम क्या कहते हैं इनको? एक एफ ब्लॉक आते हैं जो क्या होते हैं? लेंथेनाइड। क्या होते हैं बच्चों? लेंथेनाइड तत्व होते हैं। एक होते हैं एफ ब्लॉक में कौन से? एक्टिनॉइड। कौन से होते हैं? एक्टिनॉइड। तो आपके पास 3 तरीके के जो 13 से 12 वर्ग है उनमें 3 तरीके के तत्व होते हैं, या तो डी ब्लॉक तत्व होते हैं, या लेंथेनाइड होते हैं, या एक्टिनॉइड होते हैं। इन तीनों की विशेषता क्या होती है कि ये अपने संयोजकता बदल बदल करके प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी संयोजकता को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। परिवर्ती संयोजकता कहते हैं, क्योंकि एक से अधिक प्रकार की एक तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, इसलिए इनकी संयोजकताओं को डी ब्लॉक की, लेंथेनाइड की या एक्टिनॉइड की संयोजकताओं को हम क्या कहते हैं? परिवर्ती संयोजकताएं कहते हैं। और परिवर्ती संयोजकता क्या होती है कि जब एक ही तत्व कई प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करे, ठीक है, तो उसको अपने परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। जैसे डी ब्लॉक में है Fe +2 संयोजकता भी प्रदर्शित करता है, +3 भी करता है, तो इसका मतलब ये अलग अलग संयोजकताएं प्रदर्शित कर रहा है एक ही तत्व, तो ये इसकी क्या होगी? परिवर्ती संयोजकता। और ये कौन सा तत्व है? डी ब्लॉक तत्व है। तो डी ब्लॉक तत्व, लेंथेनाइड और एक्टिनॉइड एक ही तत्व अलग अलग संयोजकताएं प्रदर्शित करता है, इसलिए इसको हम परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके पास पहले वर्ग की संयोजकता 1, दूसरे वर्ग की 2, तीसरे की परिवर्ती संयोजकता, तीसरे से 12 तक के सारे की क्या होगी? परिवर्ती संयोजकता। फिर आ गया 13 की 3, 14 की 4, 15वें की
15वें की बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन इसलिए 5 भी, और 8 में से 5 घटाओगे तो 3 भी, 3 और 5 2। 16वें के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन इसलिए 6 संयोजकता होगी, और 8 को 6 में से घटाओगे तो 2 आएगा, तो 2 भी संयोजकता होगी। 17वें के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, तो इसलिए 7 संयोजकता तो होगी, और 8 में से 7 घटाओगे तो 1 आएगा, तो 1 संयोजकता भी होगी। 18वें की संयोजकता कितनी बच्चों? 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप संयोजकता जो है वो हो गई कंप्लीट बच्चों। ठीक है, ये संयोजकता टॉपिक था। आप इसको अच्छे से किताब से पढ़ सकते हैं। जो मैंने पढ़ा दिया इसको याद करने के लिए आप वीडियो चला करके एक बार तो देख लो, उसके बाद वीडियो चला करके छोड़ दो और सुनते रहो। बस कहीं और रख दो, अपना काम करते रहो, सुनते रहो, तो सुन सुन करके भी याद हो जाएगा। ये जो मैंने अभी पहले बनाया था उसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। अब मैं एक बात, छोटी सी बात और बता देता हूं कि ऑक्सीकरण संयोजकता के स्थान पर अब एक शब्द आने लग गया, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, ये एक शब्द नया काम में आने लग गया संयोजकता के स्थान पर। इसको हम समझेंगे क्या है, इसकी परिभाषा सिर्फ अभी 10th क्लास में सिर्फ परिभाषा है, आप सिर्फ परिभाषा जान लें। ठीक है, क्या है परिभाषा? कि आपके पास जैसे कि मान लो आपके पास ये बना HCl एक तत्व है, HCl यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता आपको पता है कम होती है। हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? कम। Cl की विद्युत ऋणता क्या होती है? Cl की विद्युत ऋणता होती है ज्यादा, विद्युत ऋणता होती है ज्यादा। या आप इसको HCl की जगह लिखो NaCl। ठीक है, तो अब ये Na की विद्युत ऋणता होती है कम, Cl की विद्युत ऋणता होती है ज्यादा। तो Cl क्या करता है? Na से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। कौन? Cl। तो Cl पर कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस, और Na से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na पर क्या आ जाएगा? प्लस। ठीक है, तो अब इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा थी, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इस पर माइनस आ गया, और इसने इलेक्ट्रॉन, इसकी विद्युत ऋणता कम थी, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर आ गया प्लस। तो ये जो प्लस और माइनस जो आया है ना, यही होती है बच्चों ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो अब मैं परिभाषा बना रहा हूं कि विद्युत ऋणता के अनुसार कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है, इसकी वजह से जो उस पर आवेश आते हैं वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विद्युत ऋणता के अनुसार, विद्युत ऋणता कम है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो परिभाषा में एक बार लिख देता हूं। क्या होगा कि विद्युत ऋणता के अनुसार कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, तो उससे उस पर जो आवेश आता है वही उसका ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो आप लिखेंगे कोई तत्व विद्युत ऋणता के अनुसार, विद्युत ऋणता के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है, जिससे उस पर आवेश आता है। ठीक है, यही आवेश तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है, अवस्था कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था की सिर्फ परिभाषा आपको दे रखी है कि 10th के अंदर आपको इतनी ध्यान रखनी है बस कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या है कि विद्युत ऋणता के अनुसार कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है, तो उस पर जो आवेश आता है वही आवेश उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। तो ये आज आपका टॉपिक हुआ संयोजकता और ऑक्सीकरण अवस्था कंप्लीट। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, 1-2 दिन में ये लेसन हो जाएगा खत्म। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन कि किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित होती है? उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। ओके बच्चों, गुड लक, पढ़ते रहो।